रेडिएशन, चलो जी कौन बताएगा फर्स्ट बेंच, आप बताओ। हाँ खड़े हो खड़े हो। अरे तो उसको मत देखो, खड़े हो पहले, मेरे को देखो। हाँ विकिरण लास्ट पढ़ाया था नहीं, रेडिएशन विकिरण, वो कौन से माध्यम में होता था? हाँ बताओ। वैक्यूम, निर्वात में। क्या तो जोर से बोलना, सुनाई भी दे। बैठ जाओ। समझ में नहीं है, इतना भी याद नहीं था तुमको? धूप वाला याद नहीं कर सकते हो? सूर्य का प्रकाश आ रहा है, निर्वात से आ रहा है, समझ गए नहीं? संवहन किसमें होता है? चलो आप बताओ, शांत रहो बाकी। हाँ संवहन, इससे पहले विकिरण से पहले क्या था? संवहन। हाँ वो किसमें होता है? हाँ ऊष्मा का संवहन कौन कौन से माध्यम में होता है? ठोस द्रव गैस, तीन माध्यम होते हैं। ठोस द्रव गैस, तो किसमें होता है संवहन? किसमें होता है? हाँ लक्की, द्रव, गुड, ठीक, सुन लिए नहीं? द्रव गैस, उसका उदाहरण याद करो ना यार, नदी वाला, नदी और रेत वाला। गैस में होता है नहीं, हवा, हवा गर्म होता है, फिर नदी में जाके ठंडा होता है, बताया था नहीं? कल थे कि नहीं थे ना? तो ध्यान से सुना करो, बैठ जाओ। चालन तो सबको पता होगा किसमें होता है? ठोस में, है ना? इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हेडिंग डालो, ऊष्मा के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ हीट। ऊष्मा के प्रभाव। देखो हम लोग ऊष्मा के संचरण, ऊष्मा को अपने आंख से देख सकते हो? ऊष्मा किसी लड़की का नाम है? नहीं। हाँ तो देख नहीं सकते हो, है ना? ऊष्मा क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है, उसको महसूस कर सकते लेकिन देख नहीं सकते। धूप आता है, गर्मी आता है, नहीं महसूस होता है। अच्छा कैसे उसका, कैसे महसूस होता है? जैसे कोई टेबल रखा है मान लो लोहे का, तो लोहा क्या हो गया? गर्म हो गया, धूप में रखा है इस कारण। तो उसको छूने पर क्या एहसास होता है? गर्मी का। उसी से हमको पता चला ना कि ऊष्मा इस पे पड़ी है, इसने ऊष्मा ग्रहण किया है, एब्जॉर्ब किया, इसलिए क्या हो गया? गर्म हो गया। महसूस कर लिए, समझ गए, लेकिन देख पाए क्या? नहीं देख पाए ना। तो ऊष्मा के प्रभाव में पहला क्या होता है? टेबल का टेम्परेचर बढ़ा कि कम हुआ? तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना? इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहला क्या लिखोगे ऊष्मा के प्रभाव में? ताप में वृद्धि। ताप में क्या होता है? हाँ हाँ, ऊष्मा के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव है उसको देखते जाएंगे अभी। उसमें पहला क्या लिखोगे? ताप में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर समझ गए? इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर यहां तक? अब इंक्रीज इन टेम्परेचर को ना बुक में देखो थोड़ा सा। पहला बात ये कि अलग अलग पदार्थों में अलग अलग क्षमता होती है ऊष्मा को ग्रहण करने की। ये वाला एग्जांपल से बताया था नहीं, ब्लैक व्हाइट ब्राउन वाला। ब्लैक ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो जल्दी गर्म हो जाता है, व्हाइट वाला सबसे लास्ट में होता है, और मिट्टी वाला मध्य में रहता है। ठीक है, ऐसी अगर लोहे का बेंच है धूप में और लकड़ी का बेंच, कौन जल्दी गर्म होगा? लोहा, है ना? लोहा जल्दी गर्म हो। सबका अपना अपना पदार्थ पर निर्भर करता है कि उसमें ग्रहण करने की क्षमता कितनी, कम है कि ज्यादा है ना? एब्जॉर्ब करने का जो उसका कैपेसिटी है वो कम है या ज्यादा, इस पर डिपेंड करता है। ताप में जो वृद्धि होता है किसी भी वस्तु के, वो किस पर निर्भर करता है? पहला होता है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के मास ऑफ सब्सटेंस, है ना? लिखो ना भाई बुक में, ऑन द मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा ऊष्मा को किससे डिनोट करते हैं? किससे? क्यू से, कैपिटल क्यू से। ऊष्मा को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। अब देखो किस पर निर्भर करता है बोले? मास यानी कि द्रव्यमान पर। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं? एम, किससे? स्मॉल एम से। तो क्यू डिपेंड करता है किस पर? एम पर। इधर समझते जाओ, किस पर डिपेंड करता है? एम पर। इसका मतलब क्या हुआ? एक गिलास पानी और एक जग पानी, किसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा? जग वाले को ना। क्यों? क्योंकि इसका मात्रा ज्यादा है। मात्रा ज्यादा है मतलब उसका द्रव्यमान ज्यादा है, मास ज्यादा है, इसलिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा ना। तो हीट जितना ज्यादा देना, सॉरी,
मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू M, Q समानुपाती है M के। समानुपाती मतलब समझते हो नहीं, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ऐसा वाला जब रिलेशन रहता है, एक को बढ़ाने पर जब दूसरा भी बढ़ता है तो उसको बोलते हैं समानुपाती, प्रोपोर्शनल। ठीक है, द्रव्यमान जितना बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या देना पड़ेगा, ऊष्मा। तो समानुपाती हो गया ना, पहला हो गया, समझ में आया सबको। सेकंड क्या लिखा है, वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन। पूरा बुक से ही लिखा रहा हूं, है ना। ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑन द चेंज ऑफ किस पर, टेम्परेचर। तो Q किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर में चेंज। टेम्परेचर को T से दर्शाते हैं। अच्छा, चेंज बोला है, परिवर्तन। परिवर्तन को दर्शाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं डेल। क्या बोलेंगे, डेल। डेल टी, क्या पढ़ेंगे, डेल। तो किस पर डिपेंड करता है Q, डेल टी पर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर में चेंज होने पर डिपेंड करता है, मतलब ताप में परिवर्तन। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान है, उसको मेरे को गर्म करना है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना गर्म करना है, 10 से 50। अब एक और एग्जांपल सुनो, 10 डिग्री सेल्सियस है पानी का तापमान, उसको गर्म करना है 100 डिग्री सेल्सियस। किसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, 100 वाले को। 100 वाले को ना, 10 डिग्री सेल्सियस है, कितना करना है, शुरू में 50 तक बढ़ाना है, तो जितना भी हीट देना पड़ेगा उसे डबल देना पड़ेगा ना 100 करने के लिए। आ रही बात समझ में। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ताप में परिवर्तन होगा, उतना ही ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा। पहले एग्जांपल में क्या बोला, 100 डिग्री सेल्सियस करना है और कितना है पानी का तापमान, 10 डिग्री, घटाओगे कितना आएगा, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म। और सेकेंड वाले एग्जांपल में 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री, तो कितना गर्म करना पड़ेगा, 40, घट जाएगा ना, तो 40 डिग्री से। तो इसमें 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, इसमें 40। इसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा 90 में ना, मतलब 90 बढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे परिवर्तन बढ़ाएंगे वैसे वैसे ज्यादा ऊष्मा देने की आवश्यकता होगी, उतनी ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो किस पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। थर्ड क्या लिखा है, पदार्थ की प्रकृति पर, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति। तो देखो पदार्थ की प्रकृति पर कैसे, पदार्थ की प्रकृति पर वाला नहीं बताया था, ये क्या है, अलग अलग प्रकृति है ना, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ये ब्राउन कलर, किसमें जल्दी गर्म हुआ, हीट तो सबको बराबर ही दे रहे हैं ना, सूर्य से अलग अलग प्रकाश आता है क्या, सबके लिए एक ही आता है ना, हीट तो उतना ही है, लेकिन ये ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि इसमें ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। तो पदार्थ पर निर्भर कर रहा है, हीट तो सबको बराबर ही दे रहे हैं। समझ आ गया लाइन, किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसका मैथमेटिकल रूप सबको मिला के लिखूंगा ना, अब सबको एक साथ मिला के लिखता हूं। जैसे Q किस पर निर्भर है, पहले M पर, उसके बाद T पर, तो M भी लिख देता हूं, डेल T एक साथ लिख देता हूं क्योंकि दोनों पर निर्भर है ना। अब देखो समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं और क्या लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, इसकी जगह क्या लगा देते हैं, तो एक ना कांस्टेंट प्राप्त होता है, उसको S नाम दे देते, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपके बुक में क्या दिया है, S, तो S दे देते हैं, क्या दे देते हैं, S, और क्या आएगा, डेल T। मतलब इस चिन्ह को हटाकर अगर बराबर लगाया जाता है तो एक क्या आता है, कांस्टेंट, मतलब अचर, अचर संख्या आती है कुछ भी, जब उसको मैथ्स में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक अचर संख्या, 2 4 5 1 कुछ भी हो सकता है।
तो उसको क्या लिख दिया हूं एस, तो m इंटू एस इंटू डेल टी, ये फॉर्मूला हो गया इसका ऊष्मा निकालनी। तो इसको अलग से ब्रैकेट बना के ऐसे लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है ना, से बॉक्स बना लो, याद रहना चाहिए। देखो एस को ना समानुपातिक नियतांक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एस क्या है, यहाँ एक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक, नियतांक है, कांस्टेंट है। इसी को क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है एस का, विशिष्ट ऊष्मा। क्या नाम है, हाँ नाम है इसका विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। एक और नाम है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जोड़ देना आखिरी, या विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या लिखोगे, धारिता। दो नाम है, विशिष्ट ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आखिरी में कैपेसिटी जोड़ दें। अच्छा ये फॉर्मूला दिख रहा है, m क्या है, मास द्रव्यमान, s क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, डेल टी क्या है, ताप में परिवर्तन, डिफरेंस इन या चेंज इन टेम्परेचर, q क्या है, ऊष्मा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं 1 किलोग्राम का, कितने किलोग्राम का, कोई भी पदार्थ लिया, उसका मास कितना लिया, द्रव्यमान कितना लिया, 1 किलोग्राम, तो m की जगह क्या रखूंगा, 1। डेल टी ताप में परिवर्तन, उसको भी 1 लेंगे, कितना लेंगे, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करना है, तो 1 लूंगा ना, डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। अब मान रखते हैं, इन दोनों मान को कहाँ रख देते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसमें मान रख देते हैं इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ना, मान रखने पर कितना आएगा बताओ, Q इज इक्वल टू m की जगह 1 आ जाएगा। अच्छा S ही रहेगा, क्योंकि उसका मान तो नहीं लिखा हूं ना, डेल टी का मान, उसका भी मान 1 है ना, तो 1 ही रहेगा। तो Q 1 और 1 का गुणा होगा तो ऐसे ही तो आएगा क्या, तो Q बराबर क्या आ गया, S। इसको दे दो समीकरण इक्वेशन 2। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, विशिष्ट ऊष्मा, हेडिंग डालोगे साइड में, विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस is the amount of heat required to raise the temperature of one unit substance by 1 degree। मतलब हिंदी में क्या होगा, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के, कोई भी पदार्थ लिया था क्या, का एकांक द्रव्यमान लिखा है, एकांक द्रव्यमान का मतलब क्या है, उसका द्रव्यमान कितना है, 1 है, उसी को एकांक द्रव्यमान बोलेंगे। उसका तापमान कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। एक बार और सुन लो, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान है, एकांक द्रव्यमान है, एकांक द्रव्यमान मतलब उसका मान 1 है, जैसे 1 किलोग्राम, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए जितना हीट मेरे को आवश्यक है वही क्या है, इंग्लिश वाले कैसे समझेंगे, इसको क्या, यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान को बोलेंगे यूनिट मास, है ना, यूनिट मतलब 1, मास मतलब द्रव्यमान। यूनिट मास का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना मेरे को रिक्वायर्ड है हीट, वही क्या है, स्पेसिफिक हीट। समझ गए,
क्लियर ना यहाँ तक? उसको टिक लगा लो और चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं लिखा नहीं हूं ना डेफिनेशन। हाँ, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालो ऊष्माधारिता। अच्छा रुको रुको, एक सवाल है, वो लिख लिए तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले लिखे हो ना, तो एक सवाल भी बना लेते हैं उससे ताकि क्लियर हो जाए। कई बार और इस चैप्टर से ना फॉर्मूला वाला सवाल ही पूछेगा 3 नंबर में या 2 नंबर में, है ना। कुछ भी मान दे देगा और बोलेगा ये इस वाले फॉर्मूला से आंसर निकालो, या इससे पहले जो फ़ारेनहाइट वाला बताया था नहीं, सेल्सियस फ़ारेनहाइट, उससे निकालो, ऐसा बोले, इसलिए बता रहा हूँ। तो सवाल क्या है आपके ही बुक में, देखो लास्ट में, उसी पेज में लास्ट में सवाल दिया है। क्या सवाल दिया है? यदि 25 ग्राम कॉपर है, कॉपर मतलब तांबा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 25 डिग्री सेल्सियस से 75 कर देना है। 25 से कितना? 75। तो कितना बढ़ाना होगा 25 से 75 करने के लिए? डिफरेंस निकालो ना, माइनस करो, 50 आएगा क्या? 75 में 25 घटाओगे कितना है? 50। मतलब कॉपर का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 50 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो उसके लिए जितना हीट लगेगा उसका मान भी दे दिया, जितना उष्मा चाहिए उसका मान क्या दिया है? 487.5 जूल। हीट का मान भी दे दिया। तो निकालना क्या है? विशिष्ट उष्मा, मतलब एस का मान निकालना है। किसका मान? एस का। चलो देखते हैं कैसे निकालना है, बस इसी सूत्र में मान रख देना ये वाले, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक नहीं बताया था क्या? मतलब यूनिट जिससे नापेंगे इसको, नहीं बताया? यहीं से निकाल सकते हैं। देखो एस को वहीं रहने दो, है ना, एस यही है। ये तो सब गुणा में है क्या? इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, क्यों ऊपर में है ना, एम नीचे आ जाएगा भाग में, इधर लाऊंगा तो, और डेल टी भी नीचे आ जाएगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? सभी गुणा में है, एम गुणा में इधर लाऊंगा तो भाग में आ गया नीचे, और डेल टी भी गुणा में तो इधर आके भाग में आ गया। अब देखो क्यू क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक सबको पता है क्या है? मुंह बोले से नहीं चलेगा, बताना ही है। झूठ? अरे यार, जूल यार, जूल, जूल, जे बस लिखोगे जूल। जूट तो एक पौधे का नाम है, हाँ, फसल का, है ना। एम मतलब मास, किससे नापेंगे द्रव्यमान? ये देख लिखा है ऊपर में किलोग्राम, इंटू डेल टी। टी क्या है? टेम्परेचर है नहीं, तो डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ गया? जूल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। यही क्या है? इसका मात्रक, जूल प्रति किलोग्राम गुणित डिग्री सेल्सियस। इंग्लिश में भी यही नाम रहे, समझ गए? जूल प्रति किलोग्राम गुणित डिग्री सेल्सियस। मात्रक निकालना सीखो भाई, इतना बड़े हो गए। चलो सवाल बनाते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, Q बराबर क्या है बताओ? M इंटू एस इंटू डेल टी, यही फॉर्मूला है नहीं? सवाल में क्या क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है, कॉपर तांबा, तांबे का द्रव्यमान कितना? 25 ग्राम। 25 ग्राम दिया है नहीं कॉपर? एस तो दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया, एस निकालना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लो। टेम्परेचर कितना दिया था? 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको 75 बनाना है। 25 को कितना बनाना है? तो डिफरेंस क्या निकला? 75 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो डेल टी का मान कितना आया? 50। अब मान को रखना बस। अच्छा, क्यू का मान भी दिया है, बताओ? 487.5 जूल, है ना। तो कंपेड़गा हो गई जूल। क्लियर? इधर ध्यान दो, अब क्या रखूंगा, बस इसमें मान रखना है। क्यू का मान क्या है? 487.5 जूल बराबर एम का मान कितना है? 25 ग्राम। 25 ग्राम। एस का मान नहीं पता, डेल टी का मान 50 डिग्री सेल्सियस। इधर का मिटा देता हूं।
ठीक है, पूरा मान नहीं निकालेंगे एकदम गुणा भाग करके, बस बता रहा हूं कैसे बनेगा उसको। तो बाकी एस को यही रहने तो बाकी दोनों को इधर उठा के लिया, तो इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो इधर आके डिवाइड में नीचे आ जाएगा क्या, 25 ग्राम और 50 डिग्री सेल्सियस। अब ज्यादा गुणा भाग यहां नहीं करूंगा, क्या करोगे देखो 487, दशमलव हटाना है तो बटे 10 कर लो, दशमलव हट जाएगा। नीचे क्या क्या है, 25 ग्राम, अच्छा ये जूल में है, और क्या है 50 डिग्री, उसको छोड़ो, चलो लिख देता हूँ 10 गुणित 10। 10 कहां से आया समझ गए नहीं, दशमलव को हटाया हूं। इन सबको गुणा भाग करने पर सीधा आंसर जो आया उसको लिख रहा हूं, क्या आएगा आंसर, देखो 5 है नहीं आखिरी में, 5 से काटना, 5 पंजे 25, ऐसा कर करके अब काट के बताना पड़ेगा एक। हाँ तो कितना आएगा आंसर, सीधा देख के बता रहा हूँ 0.39 जूल, करके देख लेना प्रैक्टिस हो जाएगा। जूल, देखो यहाँ क्या है ग्राम, लेकिन हम लोग क्या लिखे थे फॉर्मूला में, मात्रक में किलोग्राम लिखे थे, क्योंकि उसमें किलोग्राम में लिए थे। अभी ग्राम में दिया है तो क्या लिखोगे, ग्राम और पर डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा, यही क्या है आंसर। तो मैथ जैसे बढ़िया सॉल्व कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए क्यू क्या है, एम क्या है और डेल्टा। इनमें से 3 का मान पता है तो चौथे को अपने आप निकाल सकते हैं। मान लो एम का मान दे दिया, एस का मान दे दिया और क्यू का मान दे दिया, और डेल्टी को नहीं दिया तो निकाल लोगे नहीं, पुट करना है वैल्यू को, फिर गुणा भाग करके निकल जाएगा डेल्टा, है ना। कुछ भी कर सकता है वो, क्यू को नहीं देगा, इन तीनों को दे देगा, है ना, एम को नहीं देगा, बाकी सबको देगा, ऐसे चेंज करके दे सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही, इसी से बनेगा सब। समझ गए कि नहीं समझे? 2 लाइन और लिखाऊंगा बस, फिर आज छोड़ रहा हूं, आज नहीं हो पाया कंप्लीट, मेरा लक्ष्य थोड़ा सा चूक गया। अब देखते हैं मंडे, नहीं तो मंडे को तो टेस्ट है, अब सीधा ट्यूसडे को हो पाएगा। अभी तो शुरू शुरू एक है, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेवा तो, नहीं तो संडे बुला के सोनी मैडम असन चल ही है नहीं, 3 घंटा 2 घंटा, संडे को बीच बीच में बुलाऊंगा, जब पेपर नजदीक आ जाएगा और जल्दी कवर करना रहेगा ना तब बुलाऊंगा, अभी नहीं करा सकता जल्दी क्योंकि अभी बहुत काम रहता है। लिख लिया इसको, सेकंड देखो बुक में लिखा है ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, नेक्स्ट पेज, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता लिखा है नहीं, दिखत कि नहीं गा, हीट कैपेसिटी बताया तो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। विशिष्ट ऊष्माधारिता और केवल ऊष्माधारिता लिखा है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर, ये बड़ा भाई है उसका, ठीक है, ऊष्माधारिता बड़ा है, विशिष्ट ऊष्माधारिता छोटा है, ऐसा याद कर सकते हो। कैसे छोटा है, उसमें क्या लिखाया हूं परिभाषा में, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है टेम्परेचर को किसका, एकांक द्रव्यमान, मतलब उसका मात्रा भी कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम होना चाहिए, यूनिट मास होना चाहिए बोला था, इसमें जरूरी नहीं यूनिट मास, 25 ग्राम भी हो सकता है, 30 ग्राम भी हो सकता है, 30 किलो भी हो सकता है, मतलब पूरे पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होती है वही क्या है, ऊष्माधारिता। समझ में आया, जैसे सुन लो एक बार, 100 लीटर पानी लिया, पूरे 100 लीटर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री, अभी 25 है मान लो, उसका टेम्परेचर कितना है 25, उसको क्या करना है 26 करना है, एक बढ़ाऊंगा तो 26 होगा ना। पूरे 100 लीटर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी 26 करने के लिए 25 से 26, जितना मेरे को हीट लगेगा वही क्या है, ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलूंगा तो केवल 1 मिलीलीटर पानी का, अब 100 मिलीलीटर नहीं, 1 मिलीलीटर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट लगता है उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफरेंस समझ में आया, पानी का मात्रा 1 लूंगा तो स्पेसिफिक, और पानी का पूरा ले लिया, पूरा पानी को ले लिया तो ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। छोटे बड़े समझ गए नहीं?
तो वही लिखा है, देख लो परिभाषा क्या लिखा है। ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान, मतलब एकांक द्रव्यमान नहीं लिखा है, संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हमको रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वही क्या है, ऊष्मा धारिता है। यानी कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर मास, यूनिट मास नहीं लिखा है, एंटायर मास लिखा ही नहीं, मतलब पूरे का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी रिक्वायर्ड हीट है वही क्या है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, समझ जाओगे। चलो हम लोग हीट कैपेसिटी ही लिख लेते हैं, ऊष्मा धारिता, समझ जाओगे नहीं। ऊष्मा धारिता क्या निकालना है, इसका यूनिट मात्रक, किससे नापते हैं, एम से गुना कर दो बोला, किसको, एस को, इसके छोटे भाई को, मतलब स्पेसिफिक हीट को। एस का मात्रक क्या होता है बताओ। अच्छा एम मतलब किलोग्राम में ही तो रहेगा ना, या तो किलोग्राम या लीटर, किसमें ले लेता हूं, किलोग्राम। द्रव्यमान को किससे नापते हैं, वेट को, किलोग्राम। एस का मात्रक लिखवाया हूं अभी जस्ट, जूल प्रति किलोग्राम गुणित डिग्री सेल्सियस, है ना। ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम, कट गया, क्या बचा, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका मात्रक, इसका जूल पर डिग्री सेल्सियस ऊष्मा धारिता का, है ना। और विशिष्ट ऊष्मा धारिता का बस इसमें क्या जोड़ दोगे, किलोग्राम जोड़ दोगे। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही, ज्यादा रो दोगे।